सभी का न्यूज 21 में। और आज हमारे विशेष साक्षात्कार में हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है और जो अब भी समाज सेवा के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखे हुए हैं। सादिक और अमीन हैं आप, यकीन मानिए ज़हीन हैं आप। उगती है जहां प्यार की फसल, सच्चाई की वो जमीन है आप। गंगा जमुनी तहजीब के हामी, शख्सियत बेहतरीन है आप। रहनुमाई करते किशनपोल की गुलाबी नगरी के अमीन है आप। जी हाँ, आप सभी बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं अमीन कागजी जी की, जो विधायक के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कामों को रफ्तार भी दे रहे हैं। अमीन कागजी की सशक्त सोच और कार्यशैली से उन्हें समाज में एक अलग पहचान दिलाई है। आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके दृष्टिकोण को समझेंगे, जानेंगे कि उनके जीवन और काम की प्रेरणा क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अमीन कागजी से उनके राजनीतिक जीवन के कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। अमीन कागजी जी, बहुत बहुत सर स्वागत है आपका न्यूज़ 21 पे। सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप लगातार दूसरी बार जीते हैं, आप एक्टिव रहते हैं और आपकी लोकप्रियता भी बहुत है और साथ ही साथ जनता ने विश्वास जताया है। इसको आप कैसे देखते हैं और जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे क्षेत्र के जितने भी निवासी हैं उनको जन्माष्टमी की बधाई देना चाहता हूँ। और जैसा आपको पता है कि मैं दूसरी बार विधायक बना हूँ, ये जनता का आशीर्वाद है। पिछले 5 साल मैंने पूरा जो अपना फोकस है वो जयपुर के और मेरी ख़ास तौर से मेरी किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में जो बरसों से जिसकी डिमांड थी उस पर फोकस किया। और सबसे बड़ी बात, हमने गंगा जमुनी तहजीब बना के रखी और सबको साथ लेके चलना और विधानसभा में जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी उन सब पे मेरा फोकस रहा और हमने उसमें कामयाबी हासिल की। बिल्कुल सर, 5 साल आपकी सरकार रही। अब सरकार बदलने के बाद किस तरह से अपने क्षेत्र की जनता के कामों को आप करवा रहे हैं? क्योंकि अक्सर सत्ता बदलने के बाद से शिकायत रहती है कि सरकार हमारी नहीं है, तो हम जनता के कैसे काम करवाएं? नहीं, देखिए, ये जब बीजेपी की सरकार आती है तो ऐसा होता है कि हम विपक्ष के विधायक हैं तो हमारे कामों को बड़ी मुश्किल से हमें कराना पड़ रहा है। अभी पिछले दिनों पूरी जयपुर शहर में बारिश देखी आपने, बहुत भयंकर बारिश हुई और बारिश में जिस तरीके से हम परेशान हुए, पूरे किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में पानी की निकासी नहीं हुई। जब हम सरकार में थे तो हम मॉनसून के पहले ही सारे हम नाले साफ़ कराते और जितने भी सीवरेज के काम थे उनको हम करा लेते थे। ये पहली बार कहते कहते थक गए हम। मैंने फरवरी मार्च में ही मैंने एक्शन को, हमारे जोन कमिश्नर को और सीईओ को फ़ोन करके कहा कि भाई बरसात आने वाली है और इसका टेंडर वेंडर इन्होंने करे ही नहीं और पूरी ना नालियाँ साफ़ हुई, ना सीवरेज साफ़ हुई और पूरा शहर बुरा हाल हो गया। बीच में स्ट्राइक हो गई कर्मचारियों की। उसको लेकर निश्चित तौर से हमें बहुत परेशानी हुई इस बार और अभी भी हम उससे जूझ रहे हैं। निगम के संसाधन टाइम पर पहुंचते नहीं हैं, निगम के कर्मचारियों की पकड़ नहीं है, अधिकारियों की पकड़ कर्मचारियों पे नहीं है, तो परेशानी तो निश्चित तौर से हो रही है। लेकिन हमारे क्षेत्र की लोगों के साथ में हमारे जो संवाद है वो रेगुलर बना रहता है और हमारे पार्षद जो हैं वो बहुत एक्टिव है। सर, मतलब आपका कहना है कि बीजेपी की सरकार जब होती है तो काम का जो गड्ढों की बात है, फोकस ही नहीं है। आप देखिए, अभी सारी सड़कें टूट गई जयपुर की और अभी तक इनके पास कोई प्रावधान नहीं है कि भाई सरकार जब बरसात खत्म हो जाएगी, मानसून चला जाएगा, तो ये किस तरह से उन सड़कों को ठीक करेंगे। अब जाके कल सुनने में आया अखबार में कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बात करी है अधिकारियों से और प्रपोजल लिए हैं और अब टेंडर करेंगे। तो आप ये बताइए कि आज 30 तारीख हो गई और अब बरसात खत्म होने वाली है, 1 हफ्ते की बारिश और रही है। कब टेंडर होंगे, कब सड़कें सुधरेंगी, कब वर्क ऑर्डर होंगे, कब सड़कें सुधरेंगी, इसका कोई प्लान नहीं है कोई सरकार के पास। ठीक है, ये बीजेपी के काम करने की स्टाइल जो है, तरीका जो है, वो लोगों को परेशान कर रहा है।
सर अगला सवाल आपसे ही रहेगा कि आपके क्षेत्र में जो कांग्रेस के पार्षद हैं, उनका आरोप है कि आपके सामने चुनाव हारे हुए प्रत्याशी जो चंद्रमोहन बटवाड़ा जी हैं, पूरी विधानसभा में विधायक की भूमिका निभा रहे हैं। तो आपका यहाँ पर क्या रोल रह गया? पार्षदों का ये आरोप है। ये सरकार को समझना चाहिए हम्म, कि जो कोई चुनाव जीत के आता है, वो जो अगर कोई बात कहेगा तो वो लोगों के हित की बात करेगा। मैं एक ऐसा विधायक जिसने पूरे 5 साल कोई भी भेदभाव नहीं किया, किसी भी मजहब धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी आदमी के साथ भेदभाव नहीं किया, जो आया उसका काम किया, उसी वजह से मैं विधायक हूँ। मुझे मेजॉरिटी के लोगों ने भी बराबर वोट दिए। नहीं, ऐसा माहौल जो पूरे देश में जिस तरीके का माहौल था, उस माहौल में जयपुर शहर से जीत के आना ये बड़ी बात है। सर तो पार्षद ऐसा और आरोप क्यों? पार्षद जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लगा रहे हैं। बटवाड़ा जी को समझ नहीं है, मैं तो उनका नाम ही जबान पे नहीं लाता हूँ, आज आपने जिक्र कर दिया इसलिए। लेकिन सरकार के अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि जो हमारे निर्वाचित और जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने जनता का विश्वास लिया है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, और चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, लेकिन जनप्रतिनिधि या तो वहाँ के पार्षद हैं या मैं विधायक हूँ। फोकस हम पे ही रहना चाहिए सरकार का, जो नहीं। और कई तरह की बातें सुनने में आती हैं जो लॉन्ग टर्म में जयपुर शहर को या हमारे किशनपोल विधानसभा क्षेत्र को और परेशानी करेगी। सर चुनावों की आपने बात की, आखिर ऐसा क्या कुछ कारण रहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में सरकार रिपीट नहीं करवा पाए? देखिए, इलेक्शन था और इलेक्शन फाइट तो रही, और हम बहुत छोटे से अंतराल से अगर आप देखें तो हमारी बहुत सारी सीटें कम मार्जिन से हमने लूज करी। कहीं कहीं कुछ जो हमारे टिकट वितरण था, और जो हमने टिकट जिस उम्मीद के साथ में हमने ये कोशिश करी थी कि भाई सरकार रिपीट हो, लेकिन माहौल ऐसा बन गया पूरे देश में कि लोगों ने ना हमारे सरकार के काम को देखा, ना हमारी वर्किंग को देखा, ना हमारी ईमानदारी को देखा, और एक अजीब सा माहौल ऐसा आया कि यहाँ पर अगर बीजेपी की बात करें तो या तो वो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे या हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे। समझ रहे हैं आप बात? मतलब उनको डेवलपमेंट से धर्म के नाम पे पूरा इलेक्शन चला गया। इस वजह से ये सरकार को हुई। अगर डेवलपमेंट के हिसाब से और काम करने के हिसाब से अगर कोई वोट करते लोग, तो निश्चित तौर से हमारी सरकार रिपीट होती। सर अब विधानसभा चुनाव तो बीत चुके, लेकिन बात हमारे उपचुनावों की है। राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और उपचुनावों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, उन्होंने सभी सीटों पर समितियां भी गठित कर दी है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस किस तरह से उपचुनाव में उतरेगी? देखिए, हमारा चाहे टिकट वितरण का आपने लोकसभा में देखा, हम पिछली 2 बार से 25 की 25 सीटें हारे। आपके हमारे अलायंस के साथ में 11 सीटें हम जीत के आए। तो हमारा मैनेजमेंट और हमारी पकड़, हमारे कार्यकर्ताओं की पकड़, और हमारे जितने भी आला लीडर हैं, उन सब का आपस में सामंजस्य ये दिखाता है कि हम 11 सीटें जीत के आए हैं। ये इसका परिणाम है। और निश्चित तौर से हम ये जो 6 सीटें हैं, हम और हमारे अलायंस के साथ रिपीट करेंगे, हम जीत के आएंगे। ठीक है सर, बजट सत्र भी हुआ था, और आप द्वारा बजट सत्र के दौरान जो डिप्टी सीएम हैं या वित्त मंत्री, उनको कह लें, बेचारी कह के संबोधित किया गया। आखिरकार इसकी वजह क्या कुछ कारण रहा इसका? नहीं, ये देखिए, एक ये सिंपैथेटिकल वर्ड है। ये सिंपैथेटिकल वर्ड, सहानुभूति पूर्वक मैंने उसको कहा था, लोगों ने उसको गलत ले लिया। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो हमारी वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी जी, उन्होंने भी इसको अन्यथा नहीं लिया, क्योंकि मेरा मंतव्य ये था कहने का कि 3.5 घंटे उनसे बजट पढ़वाया गया। जो बजट बनाया था वो तो आज भी हमारे अधिकारी हैं।
जो अशोक गहलोत जी के टाइम पे, हमारी सरकार के टाइम पे जिन लोगों ने बजट बनाया था, हम कंसोलिडेट बजट बनाते थे, हम बड़ी योजनाएं, बड़ी घोषणाएं करते थे। इन्होंने उसको इतना लेंदी कर दिया और बजट को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया। तो मेरा कहने का मतलब था कि इस बजट में कुछ भी नहीं है, और उनसे एक 3.5 घंटे का भाषण पढ़वा दिया। उस मंतव्य से कही थी इसको अन्यथा ना लें। सर, प्रदेश के जो राज्य ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी, उनका कहना है कि बिजली में उधार का सांप हमारे गले डाले गए हैं, जादूगर ने मोबाइल किट बांटने के बजट लगा दिए, और इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिजली की समस्या आज तक ये सही नहीं कर पाए। इनको पिछली सरकार के चीज़ों को और पिछली सरकार की बातों को करने से अब बात खत्म हो गई। अब तो 8-9 महीने हो गए, सरकार अपने आज तक कोई मैकेनिज्म नहीं बना पाई। सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो नया काम हो। न बिजली पानी में कुछ कर पाए, न इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बड़ा डिसीजन ले पाए। आज तक ये अधिकारियों को नहीं चेंज कर पाए। इनका आपस में इतना कॉन्फ्लिक्ट है कि सरकार कौन चला रहा है यही पता नहीं चल रहा, किसके हाथ में सरकार है यही पता नहीं चलना। लोग अलग अलग बातें, अलग अलग लोगों की बातें आती हैं कि सरकार वो चला रहे हैं, सरकार वो चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो हैं सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, लेकिन उनके पास तो सिर्फ पर्ची से काम जो होना है वही होता है। सर, पेपर लीक को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? और हाल ही में अगर पेपर लीक की बात हो तो किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ दिन पहले ही कहा है कि पेपर लीक की अगर सही तरीके से अगर जांच हुए तो आपकी पार्टी के आधा दर्जन से अधिक नेता पकड़े जाएंगे। इस पे क्या कौन रोक रहा है? अब तो इनके पास SIT भी है, इनके पास सारी चीजें, SOG भी है। SOG में भी गए थे, SOG में बिल्कुल। तो करे ना, किसने रोका है? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये बयानबाजी से कुछ नहीं होगा? बयानबाजी से कुछ नहीं होता, जांच है। जांच इन्होंने करी है तो बताएं। आज 9 महीने में एक स्टेटमेंट सरकार का नहीं आया कि जो पेपर लीक हुआ था उसमें कौन लोग अपराधी हैं। जो थे वो तो हम ही ने पकड़ लिए थे। हमारे टाइम जो गिरफ्तारियां हुई थी वही गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं कर पाई। तो मतलब, और जिस तरह के से अभी ये जो बीजेपी की सरकार है, जिस तरह से SOG की जो टीम वगैरह है, अगर वो भी जिस तरह की कार्रवाई बीजेपी सरकार कर रही है, भी राज्य सरकार कर रही है, उस पे आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या कर रहे हैं? हमें तो कुछ नहीं लग रहा चाहिए। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। सर, क्या किया है बताएं? जिस तरह की टीम्स गठित की गई हैं SOG की टीम पे, तो उस पे तो वो कार्रवाई, उसका परिणाम आएगा जब पता चलेगा ना। उन्होंने अभी तक तो कुछ रखा ही नहीं, कुछ करा ही नहीं। कोई इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो, किसी को अक्यूज माना हो, किसी को। जो गिरफ्तारियां हुई थी वो हमारी सरकार के टाइम पे ही हुई थी। उसके बाद तो जाके किरोड़ी जी वहाँ बैठ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रही है। सर, वर्तमान में जो हवामहल विधायक हैं, आपका और रफीक खान साहब का नाम लेकर धार्मिक सौरात बिगाड़ने और सनातनी होने का संदेश देते हैं, जबकि अमीन जी, आप एक मुस्लिम विधायक होने के बाद कांग्रेस सरकार के भी समय जो हिंदू मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार आपने करवाया, काफ़ी विकास में आपका योगदान रहा। देखिए, आज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जिस जनप्रतिनिधि ने और जिस भी नेता ने हर धर्म, मजहब और गरीब अमीर सबको साथ लेकर चलने की जो बात करती है वो लंबा चलता है। वो पॉलिटिक्स में हमेशा लंबा चलेगा। जब आदमी जीत के आता है, इलेक्शन के दौरान खिलाफत होती है, मुखालफत भी होती है, और आमने सामने का इलेक्शन होता है। लेकिन जब जीत जाता है तो जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जिसने वोट नहीं दिया वो भी, उसकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमको उसका भी ध्यान रखना है। यही तो लोकतंत्र है। अगर आप आदमी में डिफरेंशिएट करने लग गए जीतने के बाद, तो आप न्याय नहीं कर सकते। आप न्याय नहीं कर सकते, अपने काम के साथ नहीं कर सकते, आप संविधान के साथ न्याय नहीं कर रहे, आप खुद के साथ न्याय नहीं कर रहे। इस चीज को एक जनप्रतिनिधि को समझने की जरूरत है, जो मैं समझता हूं कि बाल मुकुंदाचार्य जी को अभी समय लगेगा उसको सीखने में।
सर, सबसे बड़ा मुद्दा अभी जैसे सबको पता है, चाहे हम कोलकाता की बात कर लें, अलग अलग राज्य सरकार की बात करें, कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि अव्वल नंबर पे है राजस्थान बलात्कारों के मामलों में। जब आपकी ये सरकार स्थिति तो जब है जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे जब सरकार थी तो हमारी सरकार ने हर थाने में सीसीटीवी कैमरे और सब कुछ करके हम गवर्नेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि कोई अगर कोई परिवाद या लेके आता था तो एफआईआर दर्ज होती थी उसकी। आज 90% केसों में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही हैं। एफआईआर दर्ज नहीं हो रही हैं, उनको परिवाद में लेके डाल देते हैं। और जिस तरीके की रेप की घटनाएं हो रही हैं, लूट की घटनाएं हो रही हैं, व्यापारी को मार दिया भिवाड़ी में सरेआम ज्वेलरी शॉप में, ऐसा आज तक हुआ है क्या? सर कभी नहीं हुआ। सर, और मगर जिस तरीके की इनकी गवर्नेंस है, आप देखिए, कल खुद ने मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, सरकार के अधिकारियों के पास उसका जवाब नहीं है कि एक शराब लेके गाड़ी चलती है और 7 जिलों को पार करके स्टेट पार कर देती है, तो ये क्या गवर्नेंस है? सर ठीक है, ये तो अभी जो मौजूदा में सरकार है, लास्ट सरकार बनी, जब 5 साल आपकी सरकार थी, सर क्या कुछ जो कानून व्यवस्था, महिलाओं की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर क्या कुछ स्टेप्स लिए गए? और ये सर ग्राफ तो बड़ा ही है, ग्राफ बड़ा है, यही तो गवर्नेंस है। ग्राफ क्यों बड़ा है? अपराधी क्यों खुले घूम रहे हैं? अपराधियों पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? सर भट्टियों में छोटी छोटी बच्चियों को जला दिया जाता है। भट्टियों में छोटी छोटी बच्चियों को जला रहे हैं। 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, 80 साल की बुढ़िया के साथ रेप हो रहा है। क्या है ये? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सर आपके हिसाब से महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? एज अ पर्सनली आई एम ऑल्सो वुमेन, तो ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। नहीं, देखो, इसमें सरकार को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और अक्यूज जो भी हैं उनके साथ 1% भी टॉलरेंस नहीं रखनी पड़ेगी। उनको राउंड अप करना पड़ेगा, उनको सजाएं तुरंत मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाएं और साथ के साथ उनको 10-5 दिन में उसके साथ काम हो और उसको सजा मिले, तब जाके ये चीज़ें रुकेंगी। और पुलिस को अपना तंत्र सुधारना पड़ेगा, अपने मैकेनिज्म को सुधारना पड़ेगा, अपराधियों की पहचान करनी पड़ेगी। आज पुलिस वो कर नहीं पा रही है, इसको करने की आवश्यकता है। ठीक है सर, आपने कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के जो यूडीएच मंत्री है शांति धारीवाल जी, उन पर कोटा में रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाया, इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा? देखिए, हर जो मंत्री जिस क्षेत्र से जीत के आता है और जब वो मंत्री बनता है तो उसका स्वाभाविक जिम्मेदारी अपने एरिया के लिए भी होती है। और जहाँ तक जयपुर के डेवलपमेंट का सवाल है, हमने सारी सड़कें बनवाई, हमने सारे सीवरेज प्लान बनाए। आज अगर हम देखते हैं तो हम मेरे विधानसभा क्षेत्र में 272 करोड़ रुपए का एक टेंडर हमने सीवरेज के लिए कराया और पता लगा कि हमने वो इलेक्शन के 10 दिन पहले उसका वर्क ऑर्डर जारी किया था, काम शुरू नहीं हो पाया, सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद 1-1.5-2 महीने बाद में ही सरकार ने आते ही सारे काम रोक दिए और रोकने के बाद में आचार संहिता लोकसभा की लग गई। मतलब ये समझिए आपके 4-5 महीने तक कोई काम उस पर हुआ नहीं। अभी कुछ दिन पहले जब विधानसभा चल रही थी, उस दौरान मुझे पता चला कि उस ठेकेदार ने करीब 40 करोड़ रुपए के बिल दे दिए और ये कहा कि हमने 37 किलोमीटर लंबी, मतलब 37,000 मीटर की लाइन को रिहेबिलिटेट कर दिया। मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया, उसकी जांच के लिए कहा। वो बरसात की वजह से काम मंत्री जी ने रोका है, लेकिन ये भ्रष्टाचार का अखाड़ा जो नगर निगम बना हुआ है, इसको रोकने की जरूरत है। शांति धारीवाल जी ने, ऐसा नहीं है कि जयपुर को कुछ नहीं दिया, जयपुर में भी काम हुए, हमारी सरकार में जयपुर में भी काम हुए हैं। कोटा एक उनका निर्वाचन क्षेत्र था तो उसमें उसने उनका फोकस ज़्यादा रहना स्वाभाविक है, बट ऐसा नहीं कि जयपुर में काम नहीं हुए। जयपुर में अभी इस सरकार ने आके जो लोकार्पण किए हैं वो सारी कांग्रेस की देन है। अभी तक भी फीते काट रहे हैं। इन्होंने खुद ने तो बुनियाद रखी नहीं नए काम की।
मतलब आपका कहना है कि नए जो सरकार बनी है उसने नए कामों की बुनियाद कोई नहीं रखी, सब कुछ कांग्रेस सरकार का ही देन है। सर, कांग्रेस के नेताओं की तरफ एक बयानबाजी की जाती है कि पर्ची सरकार अपने ही लोगों को खतरा महसूस कर रही है, तख्ता पलट होने जैसी बातें की जाती है। आखिरकार इस तरीके की बयानबाजी किस आधार पर की जा रही है, मतलब क्या कुछ कारण है? देखिए, बीजेपी में सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री सब तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ तो उनको कुर्सी बचाने का संकट है कि अपने आप को कुर्सी बचा के रखें, दूसरी तरफ अधिकारी जो हैं वो अभी तक ये चेंज नहीं कर पाए। विद इन द पार्टी, विद इन द इनके जो विधायक हैं उसमें भारी असंतोष है। हमारे पिछले सेशन में जो विधायकों ने सरकार की खुल्लम खुल्ला आलोचना की है वो विधानसभा के पटल पे है, वहाँ आप देख लीजिए, ऑनलाइन था, लाइव चल रहा था, उसको देख लीजिए आप। तो सरकार के विधायक सरकार से नाराज हैं, उनके खुद के काम नहीं हो रहे। अभी तक उनके एरिया के अधिकारी चेंज नहीं हुए, तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम, एडीएम चेंज नहीं हुए, अभी तक कलेक्टर चेंज नहीं हुए, एसपी चेंज नहीं हुए। तो 9 महीने के बाद में अब भी ये पुरानी सरकार को दोष देते रहे, खुद तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। ये भी तो खुद ध्यान दें। मतलब आप कह रहे हैं कि एक साथ नहीं चल पा रही ये पार्टी, अलग अलग संतोष जो विधायक हैं और मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। सर, आपके पास बहुमत है, बहुमत नहीं है, और इस तरीके की बयानबाजी से जनता भ्रमित होती है, क्योंकि मेन जनता है। देखिए, जनता ही आप सभी लोगों को चुन के लाती है, और आप भी दूसरी बार विधायक, क्योंकि जनता खुश है तो इसलिए आपको बनाया गया, विश्वास जताया आपसे। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता भ्रमित नहीं हो रही, जनता को सब दिख रहा है सरकार क्या कर रही है। सरकार ने सारी योजनाएं रोक दी। हमारी सरकार की चिरंजीवी जो बेहतरीन योजना पूरे विश्व में जिसकी तारीफ 25 लाख रुपए का जिसमें फ्री इलाज की घोषणा थी, आज वो बंद है। उसको 5 लाख रुपए पे लाके समेट दिया। एक्सीडेंट बीमा नहीं मिल रहा है, राशन का सामान नहीं आ रहा है, तो सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग, गरीब लोग सफ़र कर रहे हैं। आज गांव में जाइए, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, भारी संकट है प्रदेश के सामने। मिसमैनेज है सारा, कोई भी मैनेजमेंट नहीं है। सर, आपने तालमेल का यहाँ जिक्र किया कि बीजेपी में तालमेल नहीं है, असंतोष जैसे कि आपने जिक्र किया। अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की बात करते हैं तो उनके ओएसडी लोकेश शर्मा द्वारा विधायकों के फ़ोन टैपिंग को लेकर भी खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानबाजी लगातार हो रही थी, और कहा यह भी गया है कि सब गहलोत के कहने पर किया गया। इस पर पार्टी की छवि और नेताओं की छवि, तमाम जो नेताओं के बीच असुरक्षा का माहौल बना, क्या आज भी असुरक्षित महसूस करते हैं आप? बात ये नहीं है। देखिए, हर शासन में कोई ना कोई आदमी किसी न किसी पॉलिटिकल आदमी के साथ, मंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ रहता है। लोकेश शर्मा को मैं ज़हनी तौर से सही नहीं मानता हूँ। वो सही नहीं है, मतलब जहन ठीक नहीं है। अच्छा। कुछ भी आरोप लगाना और आरोप को सिद्ध करना बड़ी बात होती है। आज मैं कुछ भी कह दूं लेकिन उसको प्रूफ करूं, वो जाएं, जाके सारी बात एसीडी में दें। सरकार को जब लगता है कि सरकार के साथ टाई अप है उनका, जो वर्तमान सरकार है, तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे? वो खाली ऐसी झूठी बातें फैलाकर कि ये हो गया था, वो हो गया था, अपनी पॉलिटिकल, जरूरी नहीं है कि हर आदमी को जो वो चाहता है वो मिले। वो कहीं से एलिजिबल नहीं थे, कहीं से वो टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट पार्टी ने नहीं दिया। तो झूठे आरोप लगा के और पूरे सरकार को, पिछली बातों को, झूठी बातों के साथ भ्रमित करना लोगों को, मैं इसको कतई सही नहीं मानता। क्योंकि सर, सबसे बड़ा सवाल तो देखिए यही बनता है कि ओएसडी एक ऐसी पोस्ट होती है जो मुख्यमंत्री के बाद आती है, जो सारा कामकाज संभालती, सब देखती मैंने है। एक बात और कही, इस तरह की बयानबाजी करना या फिर ऐसा कुछ कहना कि गहलोत साहब के कहने पर या ऐसा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल जनता के बीच में भी खड़ा करता है। कुछ भी कह सकता है ना, जिस आदमी का जहन खराब हो वो तो कुछ भी बोल सकता है ना। झूठी बात करने के लिए तो कोई भी बात, कुछ भी दुष्प्रचार कर सकता है आदमी, उसको प्रूव करे। प्रूव करना जरूरी है ना।
सत्यता तो जब है कि जब वो 4 पत्रकारों को बुलाए, 5 पत्रकारों को बुलाए और जो मुंह में आया वो बोल दिया, उससे लोग समझते हैं। आदमी के अगर कभी कोई हित नहीं सत पाते हैं तो वो इस तरह की बातें करता है। सर, एक सवाल, आखिरी सवाल ये रहेगा कि किस तरह से देखिए, जब दूसरी बार विश्वास जताया जनता ने और बहुत लोकप्रिय नेता आप हैं और किस तरह से विकास का कार्य कर रहे हैं, विकास को लेकर आपका राजस्थान को लेकर क्या विजन है, स्पेशली डेवलपमेंट को लेकर, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, एजुकेशन हो, तमाम जो चीज़ें हैं? देखिए, आज ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा है। मैं समझता हूँ कि हमें अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सरकार को बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। सरकार ने आते ही एक निर्णय लिया कि जितने भी हमारे कॉलेज बन रहे थे, हॉस्टल बन रहे थे, स्कूल बन रहे थे, अस्पताल बन रहे थे, उनको रोक दिया इन्होंने। तो सरकारें तो निर्णय लेती हैं और निर्णय लेके आगे प्रदेश को बढ़ाने की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप अपनी ज़हन को ठीक रखें तो एक तो वो बात नहीं करनी चाहिए। ये निर्णय तो सरकार के निर्णय हैं। कल हम थे, आज बीजेपी है, कल फिर हम होंगे। तो सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो डेवलपमेंट के डिसीजन हैं, जो लोगों के जनमानस के हित के लिए काम करे जाते हैं, उनको रोकना नहीं चाहिए। फिर ऐसा मानना है। दूसरा, विजनरी होना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने बात करी थी 2030 की, हम उस पर काम कर रहे थे। दुर्भाग्य से हम आ नहीं पाए, लेकिन हमारा विज़न साफ था कि हम प्रदेश को नंबर 1 बनाना चाहते थे और हम प्रदेश को नंबर 1 बना के, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा भूभाग है, इसमें रिसोर्सेज बहुत हैं, इसमें रेवेन्यू जनरेशन बहुत हो सकती है, औद्योगिकरण की तरफ हमारा ध्यान था। उन सारी चीज़ों को सरकार ने रोक दिया। अभी कोई काम सरकार नहीं कर रही है, बिल्कुल सरकार शिथिल है, अधिकारी शिथिल है, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, कोई विज़न नहीं है। ये प्रदेश के लिए एक संकट का समय है। मैं समझता हूँ कि सरकार को स्पीड के साथ में निर्णय लेने पड़ेंगे और प्रदेश किस तरह से आगे बढ़े। जो हमारा 2030 विजन था, उसकी किताब है, उसको पढ़ लें। हजारों लोगों ने ऑनलाइन सजेशन दिए थे कि प्रदेश में क्या होना चाहिए, उसको सोच के हमने 2030 विजन बनाया था। तो उसको पढ़ लें, उसी पे इम्प्लीमेंट कर लें तो प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ 21 के साथ, और ये तमाम जो आपके विजन है इसको साझा करने के लिए, और बेबाक तरीके से जो मैंने प्रश्न किए, न्यूज़ 21 ने आपसे प्रश्न किए, उसका बहुत खूबसूरत तरीके से जवाब देने के लिए। और आप भी लगातार न्यूज़ 21 के साथ बने रहिए और अपडेट्स के लिए न्यूज़ 21 को देखते रहिए। नमस्कार।